बीएससी थर्ड की नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। तो इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके डेरिवेशन कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवों के द्रव्यमानों के योग के तुल्य होना चाहिए। अर्थात नाभिक के जो अवयव हैं, न्यूक्लियन हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उनके योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं तो उनका जो द्रव्यमान जोड़ लें उस द्रव्यमान के बराबर नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक तौर पर यह पाया जाता है कि किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवों अर्थात उसमें स्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। अर्थात जो नाभिक का जो प्रेक्षित द्रव्यमान है उसके सैद्धांतिक द्रव्यमान से कम होता है। तो ये जो कमी होती है द्रव्यमान की, ये जो कमी है ये द्रव्यमान क्षति कहलाएगी। तो माना किसी परमाणु ZXA, यहाँ Z परमाणु क्रमांक है, X उस नाभिक का प्रतीक है एवं A उस नाभिक की द्रव्यमान है कि द्रव्यमान के नाभिक का द्रव्यमान M A द्रव्यमान संख्या, Z उसका परमाणु क्रमांक है, का मान ZMP यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस A-Z यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn से कम पाया जाता है। द्रव्यमान की में जो ये कमी है, इस कमी को हम द्रव्यमान क्षति के रूप में पहचानते हैं। ये क्षति है वो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M कहलाती है। अतः द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A-Z Mn, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्म है सैद्धांतिक द्रव्यमान की माइनस प्रेक्षित द्रव्यमान MAZ। तो सैद्धांतिक द्रव्यमान में से जो प्रायोगिक या प्रेक्षित द्रव्यमान है दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा M होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। यहाँ पर जो Mn है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को शो कर रहा है तथा MP है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है। यदि द्रव्यमान क्षति को हम परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिखें तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा M बराबर ZMH। यहाँ प्रोटॉन की जगह यदि हम हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लें तो इस जो डेल्टा M है इसके मान में कोई ख़ास अंतर नहीं आता है। तो इसे लिख देते हैं हम ZMH प्लस A-Z Mn माइनस MAZ। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। यहाँ पर ये माना जा सकता है कि यदि Z प्रोटॉन तथा A-Z न्यूट्रॉन को अनंत से लाकर एक नाभिक की रचना की जाए तो कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। जो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान सूत्र है उसके अनुसार डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू C²। इस कारण नाभिक का जो द्रव्यमान है उसके अवयवों से कम पाया जाता है। द्रव्यमान के मान में यह कमी द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट के नाम से जानी जाती है। यदि नाभिक को पुनः उसके अवयवों में विभक्त करना हो तो यानी कि जो न्यूक्लियन हैं उनको अनंत दूरी पर वापस भेजना हो
तो द्रव्यमान छति के तुल्य ऊर्जा नाभिक को भार से देनी पड़ती है। इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अर्थात वह ऊर्जा जिसका मान, जिसके तुल्य ऊर्जा यदि नाभिक को दे दें तो जो न्यूक्लियन है वो अनंत तक चले जाएं, वह जो ऊर्जा है उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। अतः बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा एम के तुल्य ऊर्जा। तो द्रव्यमान के जो तुल्य ऊर्जा है वो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध से निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी BE बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये जूल में है। यदि इस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो डेल्टा एम इंटू 931.5 MEV, क्योंकि एक AMU के जो तुल्य ऊर्जा होती है वो 931.5 MEV होती है। तो डेल्टा एम कितने AMU हैं उसको यदि हम इससे गुना करेंगे तो AMU में द्रव्यमान छति के तुल्य ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो जाती है। किसी स्थायी नाभिक की बंधन ऊर्जा है वो धनात्मक होती है। अर्थात स्थायी नाभिक को तोड़ने के लिए हमें जो ऊर्जा है वो बाहर से देनी पड़ती है। तो जो नाभिक की बंधन ऊर्जा का जो सूत्र है, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MAZ, यानी कि ये द्रव्यमान छति का सूत्र है और उसको C स्क्वायर से गुणा कर दें। यदि परमाणु भार के रूप में ये बंधन ऊर्जा निकालनी है तो प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लिखा जाएगा ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस MAZ इंटू सी स्क्वायर। अब यदि एक उदाहरण लें कि 10x20 की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो MH हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है वो 1.007825 AMU होता है। MN यानी कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.008665 AMU होगा। तथा MAZ ये जो नियोन है 10 परमाणु क्रमांक पर, यानी कि ये जो X है वो नियोन को शो कर रहा है। तो MAZ बराबर 19.992 AMU। अतः बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 10x20 बराबर 10 mH प्लस 10 mN माइनस 19.992 इंटू 931.5 MeV। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे हम। हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान की वैल्यू रखी, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू रखी, इससे परमाणु के द्रव्यमान की नाभिक की वैल्यू रखी, 931 से गुणा किया और इसको जो सरल कर लेते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त होती है 161.05635 MeV। तो जो बंधन ऊर्जा का कुल मान परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। कुल मान की बात करें तो जो जो न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ेगी। अब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है वो हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो नाभिक के स्थायित्व का मापन उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की सहायता से किया जाता है। हमने पहले कहा कि जो जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या बढ़ती है कुल बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के मान पे ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है।
बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसी नाभिक की अधिक है तो किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम प्राप्त होती है। तो यदि किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा Be हो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम Be मान लें, तो उसकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान है वो होगा कुल बंधन ऊर्जा में उसके द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या का भाग देंगे। अतः Be बार बराबर टोटल बाइंडिंग एनर्जी Be अपॉन A। यदि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है, नाभिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जिस नाभिक के न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा का मान अधिक है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। इसे औसत बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। अतः यदि किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा का मान अधिक है तो वह नाभिक अधिक स्थायी होगा। अब उदाहरण के लिए 10x20 की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आई है वो प्राप्त होती है 8.0528 MeV पर अवयव। पर न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो प्राप्त होती है 8.0528 MeV, या इसे औसत बंधन ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। अब जो द्रव्यमान संख्या के साथ जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या औसत बंधन ऊर्जा का रिस्पॉन्स परिवर्तन किस प्रकार होता है, उसका जो आलेख है उस पे यदि बात करें तो हम x एक्सिस पे तो द्रव्यमान संख्या ले लें, y एक्सिस पे प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ले लें या औसत बाइंडिंग एनर्जी ले लें Be बार। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार आता है, बढ़ता है घटता है, फिर a बराबर 20 से अधिक के बाद कंटिन्यूस बढ़ता जाता है स्लाइटली, और a बराबर 56 पे इसका मान सर्वाधिक प्राप्त होता है 8.8 MeV। इसके बाद धीरे धीरे घटते घटते a बराबर 240 पर लगभग 7.6 के आसपास आकर ये रुक जाता है। तो ये जो ग्राफ है Be बार का a के साथ जो परिवर्तन है, इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं उनके बारे में हम बात करें तो इस वक्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग है a<50, दूसरा है 50 से लेकर 150 द्वितीय भाग, और तीसरा है a>150 तृतीय भाग है। तो जो सभी अवयवों या द्रव्यमान संख्या के अवयवों के लिए औसत बंधन ऊर्जा का धनात्मक मान उस नाभिक के स्थायित्व को दर्शाता है। प्रथम भाग से ये ज्ञात होता है कि औसत बंधन ऊर्जा का मान द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ शुरू में a<20 तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है और a लगभग 56 अर्थात आयरन 56 पर इसका मान लगभग 8.8 MeV पर न्यूक्लियन हो जाता है। तो जो आयरन 56 है ये सर्वाधिक स्थायी नाभिक है, तथा a<20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज हो, 4 का पूर्ण गुणज हो अर्थात He4, बेरिलियम 8, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नियोन 20 वाले नाभिकों के लिए औसत
बंधन ऊर्जा का मान अपने पास के नाभिकों से अधिक होता है, जो कि ये दर्शाता है कि ये नाभिक अपने आसपास वाले नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं तथा इनके अवयवों के मध्य बंधन है वो प्रबल होता है। चौथे बात करें, फोर्थ पॉइंट है अपना A>56 के बाद वाले नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा का मान धीरे धीरे कम होता जाता है तथा A>200 के लिए इसका मान 8.8 MeV से घटकर लगभग 7.6 MeV प्रति न्यूक्लियन तक आ जाता है। यदि वक्र के तृतीय भाग और द्वितीय भाग की तुलना करें तो पता चलता है कि द्वितीय भाग के नाभिक तृतीय भाग के नाभिकों की तुलना में कुछ अधिक स्थायी हैं। तो यदि किसी विधि द्वारा तृतीय भाग के नाभिकों अर्थात बाहरी नाभिकों को द्वितीय भाग के नाभिकों यानी कि मध्यवर्ती नाभिकों में विखंडित कर दिया जाए तो नाभिक अधिक स्थायी हो जाएंगे तथा इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसी प्रकार यदि प्रथम भाग के नाभिकों अर्थात हल्के नाभिकों को किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत भारी नाभिकों में परिवर्तित कर दिया जाए तो भी अधिक स्थायी नाभिक प्राप्त होंगे तथा बंधन ऊर्जा बढ़ने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात भारी नाभिकों को तोड़कर मध्यवर्ती नाभिकों में विभक्त कर दें तो नाभिकीय विखंडन तथा हल्के नाभिकों को जोड़कर यदि मध्यवर्ती नाभिकों में परिवर्तित कर दें तो ये नाभिकीय संलयन होती है। दोनों ही प्रक्रियाओं में ऊर्जा है वो विमुक्त होती है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन। तो द्रव्यमान सतही तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को संकुलन गुणांक कहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान सतही बराबर m-a एवं इसलिए जो संकुलन गुणांक f है पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान सतही m-a/a। तो जो संकुलन गुणांक का जो ऋणात्मक मान है वो स्थायी नाभिक को प्रदर्शित करेगा। तो स्थायी नाभिकों के लिए जो संकुलन गुणांक f का मान है वो ऋणात्मक होगा। f<0 यानी कि नाभिक हैं वो स्थायी हैं तथा संकुलन गुणांक का जो धनात्मक मान है इसके अस्थायित्व को निरूपित करेगा। अर्थात f>0 हैं वे नाभिक अस्थायी प्रकृति के होंगे। अतः f का मान यदि पॉजिटिव है तो नाभिक अस्थायी तथा f का मान <0 है नेगेटिव है तो नाभिक स्थायी होंगे।